हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में दो लॉ है एक्चुअली, तो एक एक करके दोनों लॉ को देखेंगे। पहले देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकअप। कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेक करता है, टूटता है, और अगर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से होता है, जैसे कि अगर कोई हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसका मोल्टेन फॉर्म है या उसका सॉल्यूशन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर उसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से कनेक्ट करके उससे करंट पास करेंगे, डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट जब पास करेंगे तो इसमें जो भी केमिकल प्रेजेंट होगा उसमें से कुछ केमिकल इस रॉड पे डिपॉजिट होगा, कुछ केमिकल इस रॉड पे डिपॉजिट होगा। तो कुछ सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ सब्सटेंस यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, या फिर गैस होगा तो लिबरेट हो जाएगा, वो इवॉल्व होगा यहाँ से। तो कितना डिपॉजिट होगा, कितना वो इवॉल्व होगा, या पर्टिकुलर वेट को, जैसे हमको अगर 1 ग्राम इवॉल्व कराना है तो उसके लिए कितना देर तक करंट पास करना चाहिए, या फिर अगर हम 5 मिनट्स तक 1 एम्पियर करंट पास किए तो कितना ग्राम वो डिपॉजिट होगा या कितना ग्राम गैस इवॉल्व होगा। इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करता है फैराडेज लॉ। और इलेक्ट्रोलाइसिस एक केमिकल प्रोसेस है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये, जो तब होता है जब हम लोग किसी भी मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट से या फिर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से डायरेक्ट करंट को पास करते हैं। तो कंपाउंड डिसोसिएट करता है वो आयंस में पहले, और डिसोसिएट करने के बाद रिएक्शन करके वो किसी इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाता है। कुछ कैथोड पे प्रोसेस होगा, कुछ प्रोसेस जो होगा वो कैथोड पे होगा, और कुछ प्रोसेस एनोड पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे या लिबरेट होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि सॉल्यूशन से हम कितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी का पास करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कितना डिपॉजिट हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई सॉल्यूशन है उससे हम करंट को ज़्यादा देर तक पास करेंगे, तो करंट पास करने से ही तो रिएक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा देर तक पास करेंगे तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कम देर तक पास करेंगे तो कम डिपॉजिट होगा। और एक चीज़ और है कि अगर बराबर टाइम तक पास किए तब क्या होगा, जैसे सेम सॉल्यूशन ले लिए और दोनों से बराबर टाइम तक पास किए, तो अगर कोई करंट मान लीजिए 2 एम्पियर का है, अगर 2 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है, तो ऑब्वियसली अगर 3 एम्पियर का करंट है तो उससे ज़्यादा चार्ज इसमें डिस्चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज आएगा तो ज़्यादा एम्पियर का करंट होगा, तो उससे ज़्यादा रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा तब। तो सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा अगर क्वांटिटी पास करेंगे, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज का, किससे पास करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, चाहे वो उसका सॉल्यूशन हो या फिर मोल्टेन फॉर्म हो, कोई भी हो सकता है मोल्टेन फॉर्म, दोनों में से किसी भी फॉर्म से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का कुछ पर्टिकुलर मास, एंड द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैथमेटिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, W मतलब कितना वेट डिपॉजिट होगा किसी का, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है। तो जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज यहाँ पे पास करेंगे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये होता है यहाँ पे साइन Z, तो Z आ जाएगा यहाँ पे, ZQ हो जाएगा। और Q इक्वल्स टू होता है IT, तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया वो हो गया W इक्वल्स टू ZIT। अब यहाँ पे W क्या है? W है वेट ऑफ डिपॉजिटेड केमिकल, जो केमिकल डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिटेड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर I क्या है?
आई है करंट इन एम्पियर में करंट। टी टाइम है, लेकिन ध्यान देना है कि टाइम यहाँ पे सेकंड में है, टाइम इन सेकंड में ही टाइम को यहाँ पे पुट करना है। या फिर अगर हमको ये दोनों वैल्यू पता रहेगा, तीनों वैल्यू, तो ये टाइम आएगा भी तो सेकंड में ही आएगा। और जेड क्या है? जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमको अगर क्वेश्चन में वेट फाइंड आउट करने बोलेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ तो कर लेंगे। आई करंट जो है वो दिया हुआ रहता है, टाइम भी दिया हुआ रहेगा, बट हमको एक चीज़ और यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, खुद से फाइंड आउट करना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं फिर इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल वेट एक्चुअली मास होता है। इट इज़, केमिस्ट्री में लोग मास और वेट को सेम ही लेकर चलते हैं। इट इज़ द मास, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल ये इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेट नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस deposited by 1 coulomb of charge। 1 कूलम्ब चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट हो सकता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मेटल का, किसी भी कंपाउंड का। जैसे 1 कूलम्ब हम चार्ज पास किए, तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से उसका कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। मास यहाँ पे ग्राम में है, कितना ग्राम मास उसका डिपॉजिट होगा किसी भी मेटल का, दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं एक एक करके कुछ मेटल के का एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास अगर मेटल कॉपर है, तो कॉपर के ऊपर 2+ है, कॉपर सल्फेट है अगर, या कॉपर आयन है तो कॉपर 2+ होता है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो कितने इलेक्ट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करेगा कि न्यूट्रल हो जाएगा, तो जितना प्लस है उतना ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। एक कॉपर पे 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये बन जाएगा एक कॉपर का सॉलिड एटम। अब यहाँ पे कॉपर कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में, तो कॉपर 2+, कॉपर सॉलिड बना। कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा इस प्रोसेस में? 2 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is required, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ये जो है 2+ था, 2+ को न्यूट्रल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं? तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उतना ही फाराडे चार्ज बोलेंगे। देयरफॉर 2 फाराडेज चार्ज इज रिक्वायर्ड। 2 फराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। तो 2 फराडे मीन्स क्या? यहाँ पे तो कूलम में बात हो रही है, तो कूलम में कितना होगा? तो 1 फराडे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 96500 कूलम के। तो 2 फराडे कितने के इक्वल हो जाएगा? 2 × 96500 कूलम के। इतना कूलम। कहने का सेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो एक एग्जांपल अगर हम कॉपर का लिए, तो कॉपर के एग्जांपल से हमको ये पता लग रहा है कि कॉपर का 1 मोल, कॉपर का एक आयन 2+ कैरी करता है। तो कॉपर का एक आयन 2+ कैरी करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो कॉपर का एक मोल एटम यहाँ पे जनरेट करेगा। तो 1 मोल कॉपर का आयन 2+ कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और 1 मोल कॉपर सॉलिड वो जनरेट करेगा। यहाँ पे 1 जो है वो मोल है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना ज़रूरत होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत होगा हमको 1 मोल कॉपर आयन के लिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 2 फराडे, एंड 2 फराडे इज इक्विवेलेंट टू
दिस मच कूलम, इतना कूलम हमको चाहिए। तो इतना कूलम से हमको एक कॉपर मिलेगा, और एक कॉपर का वेट होता है, एक मोल कॉपर का 63.5 ग्राम। ये वैसे क्वेश्चन में मोलर मास दिया हुआ होता है। तो एक मोल कॉपर मीन्स 63.5 ग्राम कॉपर के लिए हमको इतना सारा कूलम चाहिए। तो 96500 इंटू 2 कूलम गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर, इतना कॉपर देगा। तो एक कूलम कितना कॉपर दे सकता है? 63.5 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो ये जो 1 कूलम से जितना वेट आएगा, इसी वेट को हम लोग बोलते हैं जेड। जेड मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हुआ। लेकिन अब बार बार इतना प्रोसेस करके तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसको सिंपली फाइंड आउट करते हैं। जेड इक्वल्स टू होता है, ये ऊपर में क्या है इस एग्जांपल से देख सकते हैं, मोलर मास है किसी का, तो जेड इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला मोलर मास ऑफ मेटल। मेटल का मोलर मास कितना है डिवाइडेड बाई, ये 96500 हमेशा फिक्स रहेगा, 96500 इंटू ये 2 क्यों आया? 2 इसलिए आया था क्योंकि कॉपर के ऊपर 2 प्लस था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत था इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे n लिख देंगे, और n क्या है? n है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल। तो मेटल पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 प्लस होगा तो 2 मेंशन करेंगे, 3 प्लस होगा तो 3 मेंशन करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और मोलर मास क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई n, इससे हमको क्या पता चल जाएगा? जेड। और जेड जब भी आएगा तो वो ग्राम में आएगा, और ये जेड जब हमको पता लग जाएगा तो अब हम फैराडेज लॉ में जेड का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। जेड हमको पता होगा, क्वेश्चन में करंट का वैल्यू हमेशा गिवन होगा, आई एम्पियर इन करंट, और टाइम दिया हुआ रहेगा मिनट्स में या आवर्स में या सेकंड में भी हो सकता है, जैसे भी रहे, लेकिन हम इसको रखेंगे हमेशा सेकंड में। तो वेट इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन वेट हमेशा ग्राम में ही रहेगा, ग्राम में ही आएगा आंसर इसका। तो ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ, और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये फार्मूला याद रखना है, और जेड के लिए ये फार्मूला याद रखना है। और जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज व्हाट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास, इट इज नथिंग बट द मास ऑफ सब्सटेंस। इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस। Which type of mass of substance? It is the mass of substance which is deposited by the 1 coulomb of charge। 1 coulomb चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट हो जाए, 1 coulomb पास करने से जितना भी वेट डिपॉजिट हो जाए, जितना ग्राम भी डिपॉजिट हो जाए, उतने ही ग्राम को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और सबका मोलर मास अलग अलग होता है, वैलेंसी अलग होता है, इसलिए सबका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी अलग अलग होगा, मेटल का सेम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट फैराडेज सेकेंड लॉ। लेकिन इसको जानने से पहले हमको इक्विवेलेंट वेट जानना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट वेट पहले देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट देखेंगे, ये अभी हम लोग जो देखे तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, वो इक्विवेलेंट वेट नहीं था, इसे ध्यान देना। अब इक्विवेलेंट वेट, और स्पेशली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑफ मेटल के लिए चीज़ बात करते हैं। तो मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है E, इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल्स टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। इसको हम लोग यहाँ पे N सपोज कर लेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन, जो अभी हम लोग देख रहे थे। इससे हमको क्या करना है? इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, किसको? मोलर मास को। तो मोलर मास ये हमेशा किस में रहता है? मोलर मास ऑफ मेटल, ये हमेशा होता है ग्राम। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ से? N से। N मीन्स क्या है?
चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल आयन। तो अगर मोलर मास को n से डिवाइड करेंगे तो n से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो ग्राम में आएगा, वो ग्राम में आएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्ट है NiNO3 हॉल ट्वाइस, ये कंपाउंड है, और हमको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल। इसमें मेटल निकल है, तो निकल का इक्विवेलेंट वेट कितना है। सपोज करते हैं कि इसका ज़रूरत है हमको, इसका कितना इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मेटल। तो निकल का मोलर मास हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है। तो निकल का मोलर मास मान दिया हुआ है कि 58.6 ग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 58.6 ग्राम डिवाइडेड बाई n क्या है, n उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो निकल पे कितना प्लस होगा। वैसे भी सोच सकते हैं कि ये ब्रेक कैसे करता होगा, अगर नहीं भी आइडिया है कि निकल पे कितना प्लस होगा यहाँ पे, तो ये 2 यहीं से आया होगा। वैसे भी निकल और NO3 पर तो 1 माइनस होता है, तो निकल पे कितना प्लस होगा कि क्रिस क्रॉस करके एक फार्मूला आ जाए, 2 प्लस होगा, तभी तो ये NiNO3 हॉल ट्वाइस बनेगा। तो निकल पे यहाँ पे 2 प्लस होगा, निकल का कॉमन वैलेंसी 2 ही होता है वैसे भी। तो ये 58.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 29.3। तो 29.3 ग्राम क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल। अब जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है दूसरा, ये जैसे कि CuSO4, और निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, Cu बताना है। तो फिर हमको क्या करना होगा, मोलर मास Cu का पता करना होगा, मोलर मास ऑफ Cu डिवाइडेड बाई n। Cu का वैलेंसी कितना होता है फिर, तो Cu का जो वैलेंसी होता है, कॉपर ये कैसे टूटता है, कॉपर 2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, कॉपर का वैलेंसी भी 2 ही होता है। तो मोलर मास कॉपर का अगर दिया हुआ है तो ये 63.5 होता है, वैसे ये हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो 63.5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करने पे जो भी आएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कोई और दूसरा मेटल हुआ हमारे पास, जैसे कि मेरे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, इसका फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसमें हमको फाइंड आउट करना है सिल्वर का ऑफ Ag। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास ऑफ Ag डिवाइड बाई वैलेंसी ऑफ Ag। इस पर प्लस कितना है, तो इस पे अगर हम सोच के देखें तो कितना प्लस होगा, NO3 पे तो 1 माइनस होता है, और सिल्वर का भी कॉमन वैलेंसी 1 है, सिल्वर पे 1 प्लस, तो इस पे 1 प्लस, इस पे 1 माइनस। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है अभी, हमको तो बस मेटल पे चार्ज देखना है 1। तो सिल्वर का मोलर मास होता है 108, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, वो इतना ही रह जाएगा। ये इसका मोलर मास के बराबर ही इसका होगा इक्विवेलेंट वेट भी 108 ग्राम। तो ऐसे हम लोग किसी का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने आ गया तो हम आगे फैराडे सेकेंड लॉ देखते हैं। फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन है या 3 सॉल्यूशन है और सारे सॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास और ये एक रॉड से ऐसे कनेक्टेड है, फिर दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन, ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अगर सारे एक रॉड से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और सब सीरीज में कनेक्टेड है और सब में कोई ना कोई सॉल्यूशन है और सब में अलग अलग सॉल्यूशन है। यहाँ पे सब में सॉल्यूशन अलग अलग, यहाँ पे किसी में भी सॉल्यूशन सेम नहीं है, तीनों में अलग अलग मेटल का सॉल्यूशन। तो अगर हम सबसे एक बराबर करंट पास करें, जैसे कि अगर हम इसे 2 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं 5 मिनट्स के लिए, तो सबसे 2 एम्पियर का करंट पास होगा और सबसे 5 मिनट के लिए ही पास होगा। तो ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कैसे, सीरीज में, तो क्या होता है, इस पे अगर अलग सॉल्यूशन है तो इस पे अलग सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इसमें अगर अलग सॉल्यूशन है तो इसमें अलग केमिकल डिपॉजिट होगा,
और इसमें अगर अलग कंपाउंड है तो इसमें भी अलग चीज़ डिपॉजिट होगा। तो हर एक रॉड पे अलग अलग मेटल, जैसे अगर इसमें सिल्वर है तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसमें अगर जिंक का सॉल्ट है तो जिंक डिपॉजिट होगा, इसमें कॉपर का सॉल्ट है तो कॉपर डिपॉजिट होगा। लेकिन सबसे हम करंट एक ही पास कर रहे हैं 2 एम्पियर का ही, और एक बराबर एक ही टाइम तक पास कर रहे हैं, इक्वल टाइम में। तो सब पे जो केमिकल है वो अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट होता है, एक बराबर करंट पास कर रहे हैं तब भी, क्योंकि सॉल्यूशन अलग अलग है इसलिए। तो ये क्या बोलता है ये फैराडे सेकेंड लॉ कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी मीन्स क्या हुआ कि सेम एम्पियर का करंट है और इक्वल टाइम के लिए पास किया जा रहा है सबसे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मासेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मास डिपॉजिट होगा। डिफरेंट सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिट होगा उसी के बारे में बताता है। मासेज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड नहीं है, ये इक्विवेलेंट वेट ई है। यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, मतलब किसका वेट कितना डिपॉजिट होगा। कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा वो कॉपर के इक्विवेलेंट का प्रोपोर्शनल होगा। जिंक का कितना वेट डिपॉजिट होगा वो जैसे इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें जिंक डिपॉजिट हो रहा है और इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल। जिंक कितना डिपॉजिट होगा जिंक के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल। और सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा वो सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फिर कैसे लिखते हैं? तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ए डिपॉजिटेड। एक मेटल का नाम ए मान लेते हैं। वेट ऑफ मेटल ए डिपॉजिटेड डिवाइड बाय वेट ऑफ मेटल बी डिपॉजिटेड। एक मेटल का नाम अगर ए है दूसरे मेटल का नाम बी है तो वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी डिपॉजिटेड। अब ए का वेट ए के प्रोपोर्शनल होगा तो इक्वल टू हो जाएगा ई ए बाई ई बी, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे जिंक रख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर रख सकते हैं। तो अगर ऊपर में जिंक और नीचे में कॉपर है तो वेट ऑफ मेटल कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय वेट ऑफ मेटल जिंक डिपॉजिटेड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉपर लिखना होगा, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम लोग देख चुके हैं। तो वैसे ही इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके यहाँ पे रख देंगे। एक मेटल का वेट गिवन होगा, दूसरे का पूछेगा, हमेशा ही होगा। इन दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा, हमेशा एक दिया हुआ रहेगा, दूसरे का पता करना है या तीन का पता करना है। तो इसमें से एक काम वैसे मेटल को कंसीडर करेंगे जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है दूसरे का पता कर लेंगे। और इक्विवेलेंट वेट तो हमेशा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कुछ PYQ भी हैं और NCERT से भी रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन ये है कि हाउ मच, इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं हम लोग कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड बाय पासिंग द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 40 मिनट्स थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब वाटर ऐसा है जिसमें क्या प्रेजेंट है, H+ प्रेजेंट है। अब H+ प्रेजेंट है तो H+ कैसे इवॉल्व होगा, H+ क्या बन के इवॉल्व होगा, H+ बन जाता है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कब निकल रहा है, बाय पासिंग द करंट, जब हम लोग करंट को पास कर रहे हैं, इतने करंट को पास कर रहे हैं, 40 मिनट्स तक पास कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस बहुत सारा इवॉल्व होता होगा। कहाँ से पास कर रहे हैं, थ्रू एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर से पास कर रहे हैं तो वहाँ से निकल रहा है H2 गैस, ये निकल रहा है यहाँ पे। तो वैसी का मास पूछ रहा है कि जो H2 गैस निकल रहा है वो कितना ग्राम निकला होगा।
तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है कि H2 गैस निकल रहा है, बैलेंस करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं 2H+। तो 2H+ लिख दिया। अब एक प्लस होता तो यहाँ पे हम लिखते एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ये जितना प्लस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रल हो जाता है। कोई भी कैटायन है ना, तो उसे जब करंट पास करते हैं तो कैटायन हो तो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ही न्यूट्रल बनेगा, और न्यूट्रल बनेगा तो इवॉल्व हो जाएगा। और अगर अनायन होता है तो रिलीज़ करता है, लेकिन एक कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा थोड़ी, रिलीज एब्जॉर्ब करेगा ना। तो एक H+ अगर एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो 2H+ है तो कितने को एब्जॉर्ब करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये H2 गैस बनाएगा। अच्छा, अब H2 गैस का वेट कितना होगा, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन, अभी देखे थे हम लोग पहले कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन एज्यूम करना है, और इसको क्या एज्यूम करना है, 2 मोल H+। इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 मोल H+, इसको पढ़ेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और ये तो हाइड्रोजन गैस है, कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, 2 ग्राम। तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 ग्राम हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, 2 मोल से 2 ग्राम हाइड्रोजन इवॉल्व होता है अगर हमारे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन रहे तो हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना फैराडे, हम बताए थे कि जितना मोल उतना ही फैराडे, और 2 फैराडे मीन्स कितना कूलम, 2 × 96500, इतना सारा कूलम। तो इतने सारे कूलम से हमको मिल सकता है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास है एक्चुअली में कितना कूलम, ये तो इक्वेशन से कैलकुलेशन, ये तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। प्रैक्टिकल करते टाइम कितना करंट पास किया गया उससे, तो करंट चार्ज पता करना है हमको। चार्ज इक्वल टू होता है IT, I कितना हो गया 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 40 मिनट्स, बट सेकेंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 60 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब 20 × 60, तो ये हो जाएगा 20 × 60, तो ये कितना हो जाएगा कूलम हमारे पास, ये हो जाएगा 12 और 2 0, यानी कि 1200 कूलम हम लोग पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ सीख सकते हैं कि जब इतना सारा कूलम से 2 ग्राम मिलता है तो इतने कूलम से कितना मिलेगा, तो 2 × 96, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं, गिव्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम H2 गैस। तो फिर 1200 ग्राम से कितना मिलेगा, 1200 कूलम से कितना मिलेगा, इतने कूलम से तो इतना मिला, तो इतने कूलम से कितना मिलेगा, 2 / 2 × 96500 × 1200, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 12/965 ग्राम हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि हम बताएं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में जब कोई भी चीज़ लिबरेट होता है तो कैसे पता करते हैं, इसीलिए पढ़े थे हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ यही बताता था कि कोई सॉल्यूशन है उससे कुछ पास करेंगे तो मास कितना डिपॉजिट होगा किसी का, कितना लिबरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, और उसके लिए फार्मूला है W = ZIT। W वेट है जो हमको फाइंड करना है, I क्वेश्चन में दिया रहता है, टाइम दिया हुआ है। Z कैसे बताते हैं, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मोलर मास ऑफ मेटल या जो भी आयन हो उसका डिवाइडेड बाई 96500 × N। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम यूज़ करें फैराडेज फर्स्ट लॉ को, तो फ्रॉम फैराडेज लॉ से भी तो वेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, W = ZIT। अब यहाँ पे वेट फाइंड करना है, Z क्या हो जाएगा हमारा, तो मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। अब इसके बाद फिर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 डिवाइडेड बाई, इसके बाद NF, यहाँ पे था 96500। अभी हम लोग Z का फार्मूला देखे थे,
मोलर मास है, तो जो भी मोलर मास हो, ये मोलर मास यहाँ पे लिख दिए 1 ग्राम, ये 1 ग्राम है, बाई 96500 लिख दिए इंटू n। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, प्लस चार्ज 1 तो इंटू 1 लिख दिए, इंटू टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है, सॉरी करंट कितना है 0.5, तो 0.5 लिख दिए, इंटू टाइम कितना है सेकेंड में 40 इंटू 60, तो 40 इंटू 60 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही चीज़ आएगा, ये 96500 रह जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो इतना नहीं करके इसको हम फैराडेज लॉ पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मोलर मास, ये जेड का वैल्यू रख दिए, और ये आई का वैल्यू, ये टाइम का वैल्यू, वेट पता चल जाएगा डायरेक्टली। तो एक तरीका है। अब इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, मतलब इसी फॉर्मूले पर W=ZIT से ये भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है कि इसमें वेट दे दिया है कि कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, इसमें वेट फाइंड नहीं करना है, ये वेट गिवन है। इसमें पूछ रहा है हाउ लॉन्ग द करंट कितने देर तक पास हुआ, मतलब इसमें टाइम पूछ रहा है। आई इसमें गिवन है इतना एम्पियर, जेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जेड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देख चुके हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इनको। कि जैसे पूछा है कितना चार्ज को दो तरीके से हम लोग बताते हैं, या तो फैराडेज में बताते हैं या तो कूलम्ब में, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, कैसे भी बता सकते हैं। तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल कॉपर को कन्वर्ट कर रहा है, 1 मोल कॉपर आयन को Cu2+ को कन्वर्ट करना है Cu में, और दूसरे क्वेश्चन में MnO4- को कन्वर्ट कर रहा है Mn2+ में। तो कितना चार्ज चाहिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में चार्ज पता करने के लिए एक फार्मूला है, चार्ज इन फैराडे पता करना है तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देख लेंगे इनटू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स की वो बात कर रहा है। तो जैसे कॉपर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर हम करें तो कॉपर में कितने का डिफरेंस, कॉपर के ऊपर 2+ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 माना जाएगा, और इधर के कॉपर पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0 और 2 में 2 का डिफरेंस, इनटू कितने मोल के लिए बात कर रहा है 1 मोल के लिए, तो 2 इंटू 1 2 फैराडेज का आंसर हो गया। हाँ, अगर इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि फैराडेज का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है 96500, तो ये कूलम्ब में आंसर आ जाएगा। बी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बी को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ये पे तो कॉपर था, यहाँ पे तो Mn और Mn नहीं है, यहाँ पे MnO4 है, कंपाउंड दिया हुआ है, ये अनायन के फॉर्म में दिया हुआ है, और ये एक्चुअली ऑक्सो अनायन है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का फाइंड करेंगे। MnO4- में Mn पे क्या चार्ज है, एक्चुअली हमारा पर्पस Mn से, मेटल से हमको देखना है, मेटल में क्या फ़र्क आ रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसको हम X मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे हमको पता होता है कि 2- होता है एक ऑक्सीजन पे, तो 4 ऑक्सीजन है ऐसे, तो एक पे 2- तो 4 पे 8- इक्वल्स टू चार्ज कितना है इसके ऊपर -1। ये वे होता है फाइंड आउट करने का। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +7। तो इसमें जो Mn है उसके ऊपर चार्ज है +7, और उधर जो Mn है, इधर के Mn पे +7, उधर के Mn पे कितना है, उधर पे तो फाइंड ही नहीं करना है, उधर तो +2 दिख रहा है साफ साफ, एक ही Mn है और तो कोई है नहीं। तो +7 से +2 में आ रहा है, +7 था +2 में आ रहा है, कितने का डिफरेंस 5 का। इसमें कितना कूलम्ब चाहिए होगा, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 5, मोल्स कितना है 1, तो 5 इंटू 1 5 फैराडे। अगर कूलम्ब में बात करें तो 5 इंटू 96500 कूलम्ब, इंटू कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन और भी है, यहाँ भी हमको चार्ज ही बताना है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिफरेंस है, तो इसमें कैसे डिफरेंस निकालेंगे,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डिफरेंस निकालेंगे। ऑक्सीजन इधर भी दिख रहा है, ऑक्सीजन इधर भी दिख रहा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड करें यहाँ पे, तो ऐसे हम ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेकिन एक बार फाइंड करके दिखा देते हैं हम। ऑक्सीजन पे अगर फाइंड भी करना चाहें तो हाइड्रोजन पे +1 होता है हमेशा, तो 2 हाइड्रोजन पे +2 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 2 पे +2 होगा। ऑक्सीजन पे पता नहीं है, फाइंड करना है तो x मान लिए, इक्वल्स टू कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2। तो इधर के ऑक्सीजन पे तो -2 है, इधर के ऑक्सीजन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है और सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका 0 है। कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। 0 और -2 में डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लेना है, तो 2 का डिफरेंस। और कितने मोल है, 1, तो 2 × 1 2, तो 2 फराडे आंसर हो जाएगा इसका। इसमें भी सेम उसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। Fe और Fe का डिफरेंस देख लेंगे, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। Fe का x मान लिए, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, एक पे -2, एक ही ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू कोई चार्ज नहीं है यहाँ, 0, x इक्वल्स टू +2, तो इस पे है +2 चार्ज। इधर पे कितना है, इस Fe पे, तो Fe2O3, 2 Fe के लिए 2x मान लेंगे क्योंकि 2 Fe है, और एक ऑक्सीजन पे 2 3 ऑक्सीजन पे -6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ भी, तो 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें, +2 और +3, एक का डिफरेंस, और कितने मोल है, 1, तो 1 × 1 1, तो 1 फराडे हो गया। और कूलम में पूछ रहा है तो इस फराडे में हम इंटू करते जाएंगे 96500 से, कूलम में आ जाएंगे। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। अब ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, अगर ये पूछ रहा है वेट जब ग्राम में पूछने लगे तो इक्वेशन लिख के देखना ज़्यादा बेटर होगा कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमको अगर 14 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, 40 ग्राम Al2O3 के साथ, तो कितना चार्ज का ज़रूरत पड़ेगा, कितना करंट पास करना पड़ेगा। तो Al2O3 से हमको क्या चाहिए, Al2O3 से हमको चाहिए एल्यूमिनियम, हमको ये चाहिए। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा एक इक्वेशन लिखना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो कितना चाहिए ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है, वो वेट कितना है, तो वेट हमको चाहिए 40 ग्राम। अब हमको वेट 40 ग्राम चाहिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग फैराडेज लॉ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको W इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे ZIT, बट यहाँ पे I और T मिला के क्या बोला जाता है, एक चीज़ और ध्यान देना है, I और T को मिला के हम लोग Q भी बोलते हैं, Q मतलब चार्ज। तो ये I और T को मिला के ही पूछ रहा है, चार्ज मतलब कि Q, क्योंकि यहाँ पे वेट पूछ रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस फैराडेज फर्स्ट लॉ को। वेट कितना चाहिए हमको, तो लिख दिए 40 ग्राम चाहिए। Q का वैल्यू हमको बताना ही है, ये ZQ है। अगर हमको Z का वैल्यू पता रहेगा तो हम बता सकते हैं, तो 40 इक्वल्स टू, अब Z कितना होगा, Z फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला बताए थे, मोलर मास डिवाइड बाई NF। तो यहाँ पे NF क्या है, N है 96500, तो मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, एक क्वेश्चन में गिवन होता है, ये 27 है, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई, अब एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना, एल्यूमिनियम पे हमेशा होता है 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, F का वैल्यू कितना 96500 इंटू क्या Q। अब यही Q फाइंड करना है, तो Q फाइंड करना है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो Q आ जाएगा, और Q जिसमें भी आएगा, किस में आएगा Q कूलम में आएगा। तो अगर हम 1 मोल में दिया हुआ है, ये डायरेक्टली मोल में दिया हुआ है, तब तो हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके और निकाल लेंगे, लेकिन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो सिंपली फैराडेज लॉ का यूज़ करेंगे और इससे पता चल जाएगा हमको कि हमको कितना इसमें चाहिए होगा, कितना हमको चाहिए होगा, कितना कूलम चार्ज चाहिए होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना कूलम चार्ज चाहिए होगा। सेम इसी फॉर्मूले पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर करंट को पास किया गया 2 सेल के साथ, X और Y के साथ, वो सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो फिर फैराडेज सेकेंड लॉ का क्वेश्चन हो गया, सीरीज में कनेक्टेड है मतलब बराबर बराबर करंट पास हुआ होगा।
कितने देर के लिए पास हुआ है ये नहीं बताया गया है, बट ये करंट 2 एम्पियर है ये बता दिया। और ऐसा पास करने से 2.8 ग्राम आयरन डिपॉजिट हो गया, तो कितने देर तक करंट, हाउ लॉन्ग डिड करंट, ये लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, कितने देर तक करंट फ्लो किया। अच्छा, तो ये वी फैराडेज फर्स्ट लॉ से बन जाएगा। W इक्वल्स टू क्या होता है, ZIT। अब ये बताया कि इतना ग्राम आयरन तो डिपॉजिट हो गया, तो वेट तो पता है हमको 2.8 ग्राम। जेड कैसे निकालते हैं, तो जेड बताए थे कि मोलर मास, तो मोलर मास आयरन का कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमेशा दिया रहता है, डिवाइडेड बाई N। अब उसके बाद N, आयरन यहाँ पे किस फॉर्म में है, FeSO4 के फॉर्म में है, तो FeSO4 में Fe पे कितना वैलेंसी, SO4 पे 2 माइनस होता है, Fe पे कितना प्लस 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, डिवाइड बाई 96500, F का वैल्यू इनटू क्या, I क्या है, I करंट इन एम्पियर है, कितना वैल्यू है इसका 2, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू क्या टाइम किस में होगा, ये सेकंड में आंसर आएगा हमारा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं, यहाँ डेसिमल हटाएंगे, 0 आ जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए ये T इक्वल्स टू 9650/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8, फिर ये हो जाएगा 25। इतना सेकंड तक करंट को पास करना पड़ेगा। इसको हम मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके, और फिर 60 से अगर डिवाइड कर दिए तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। टाइम तो हम पता कर लिया, पूछ रहा है कि जिंक कितना डिपॉजिट हुआ होगा अगर आयरन इतना डिपॉजिट हुआ है, तो सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा है, तो फैराडे सेकंड लॉ से रिलेट हम लोग कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट लॉ से ये पता चला, सेकंड लॉ से क्या होगा, फ्रॉम सेकंड लॉ, आई मीन फैराडे सेकंड लॉ, उससे क्या पता चलता है, उसमें ये था कि वेट किसी का कितना डिपॉजिट हुआ, जैसे वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका पता करना है, जिंक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। जिसका वेट पता करना है और उसके बाद जिसका वेट दिया हुआ है, दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होता है। इसका वेट फाइंड ही करना है हमको। इसको हम मान लिए x, आयरन का वेट, सॉरी आयरन का वेट तो दिया हुआ है, आयरन का वेट 2.8 ग्राम। फाइंड किसका करना है, जिंक का, इसको x मान लिए। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने बताए थे कि मोलर मास होता है, उसको उसके वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। तो आयरन का मोलर मास कितना 56, उसका वैलेंसी कितना 56, तो उसका वैलेंसी कितना 2 होता है, 2 प्लस अभी देख रहे हैं यहाँ पे वैलेंसी, तो वही 2 यहाँ पे लिख रहे हैं 56/2। और जिंक का फिर फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट। तो जिंक का मोलर मास कितना 65.3, और जिंक पे कितना प्लस होता है, तो ZnSO4 कैसे टूटता है, Zn पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे तो 2 माइनस हमेशा होगा, तो जिंक पे भी कितना प्लस है 2 प्लस, तो इसके मोलर मास को इसके भी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा 2.8 इंटू 65.3/56। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन, और इसके पहले भी जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे कि ये क्वेश्चन एमएन वाला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और यही फैराडेज लॉ है। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक को और भी हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।